गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के वीडियो में हमने डायमेंशंस की बात की थी कि डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशंस को हम कैसे निकाल सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को, और साथ ही साथ हमने यूज़ भी पढ़ा डायमेंशंस का। तो पहला यूज़ पढ़ा था कि यूनिट्स को हम कैसे वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का जो ये टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, इसका जो दूसरा यूज़ है वो है टू चेक द करेक्ट इक्वेशन ऑफ एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं। तो कोई भी इक्वेशन ठीक तब होती है जब दोनों ही साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही साइड में उसका डायमेंशंस सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन ले लें कि हम दो तरह की एनर्जीज ले रहे हैं। एक एनर्जी है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हाफ mv² से दिखाते हैं, और दूसरी एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और mg/h से दिखाते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा चूँकि दोनों ही ऊर्जाएं हैं, तो क्या ये दोनों के डायमेंशंस आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, ये बात हम चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम हाफ mv² गतिज ऊर्जा का विमा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा की विमा या काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, हाफ mv²। तो अभी हमने बताया कि हाफ जो एक नंबर है, एक प्योर नंबर है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हाफ को हम छोड़ देंगे। इसके बाद बात करते हैं m की। m मीन्स मास। मास का डायमेंशन होता है m, और v², v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-1। तो यहाँ देख रहे हो बच्चों, LT-1 का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर है LT-1, तो ये हम लिख सकते हैं L2T-2। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और m तो हमें पहले से ही पता है कि m जो है मास है, m के लिए ये मास m का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो हाफ mv² का जो बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या बन गया, mL2T-2। अब इसी तरह से हम अगर बात करें mgh के डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो mgh में m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h ऊंचाई है या हाइट है। तो m मास के लिए m आ जाएगा, g जो कि एक्सेलरेशन है, तो g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा L-T-2, और h जो है वो लंबाई है, ऊंचाई को हम लंबाई में ही व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके लिए हम L का यूज़ करेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया mgh के लिए mL2T-2। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो विमा थी mL2T-2, वही विमा यहाँ RHS या राइट हैंड साइड में भी है mL2T-2। दोनों ही साइड्स में विमाएं बराबर हैं, और इसीलिए ये इक्वेशन करेक्ट है। इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला के जो यूजेस हैं, उसका जो तीसरा यूज़ टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़, अलग अलग यानी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, रिलेशन स्टैब्लिश करना। अगर हमें ये पता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो उन सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ से वो किस तरह रिलेटेड है, कैसा संबंध बनाती है, ये बात हम डायमेंशनल फार्मूला से जान सकते हैं। इसका भी ये एग्जाम्पल देखिए। हम देख रहे हैं कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है कैपिटल T। टाइम पीरियड टाइम में ही उसको हम देखेंगे, टाइम में ही कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड
किसी भी पेंडुलम का कैपिटल टी है जो कि डिपेंड करता है उस पेंडुलम के बॉब पे। पेंडुलम आप जानते हैं, एक लंबी सी स्ट्रिंग में या धागे में एक छोटा सा गोल सा बॉब टंगा रहता है, गोला सा टंगा रहता है भारी सा, और वो इधर उधर मूव करता है। ये है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें निकालना है, और वो टाइम पीरियड जो है वो हमें पता है कि ये डिपेंड कर रहा है पहला तो मास पर, बॉब के मास पर, एम पर। दूसरा है लेंथ ऑफ थ्रेड, जिस थ्रेड से वो बंधा हुआ है बॉब, उसकी लेंथ पर। तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू पर। तो इन तीनों से वो रिलेटेड है पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ये किस तरह से रिलेटेड है, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अब ये रिलेशन निकालने के लिए हम पहले मान लेंगे कि ये m की पावर मान लिया कि a पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा l की पावर b पर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा g की पावर c पर डिपेंड कर रहा है। तो t इज़ प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, सिंपली k जो कि एक सिंपल नंबर भी हो सकता है, तो हम ये मान लेते हैं तो कि t इज इक्वल्स टू k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। अब जब हम विमाएँ लिखेंगे तो विमाएँ लिखने पर हमें मिलेगा, टाइम के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल T, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, और G जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके लिए डायमेंशन होती है L-T-2। ये तीनों चीज़ें हमने जब लिख ली और इसके बाद जब हमने तीनों को आपस में मिला करके देखा तो T को हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1। इसी तरह तीनों को यहाँ पर मिला करके लिखेंगे तो m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। अब दोनों तरफ की विमाएँ सेम होनी चाहिए। इसके पहले वाले यूज़ में हमने देखा था कि कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट होती है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएँ आपस में बराबर होती हैं। तो विमाएँ बराबर होंगी यानी कि इन तीनों ही विमाओं का, तीनों ही डायमेंशंस का m, l और t तीनों की पावर्स जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम कंपेयर करेंगे इनको तो कंपेयर करने पर हमको मिल रहा है a इज इक्वल्स टू 0, b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड -2c इज इक्वल्स टू 1। -2c इज इक्वल्स टू 1 से हम c की वैल्यू पता कर सकते हैं, -½ हो जाएगी, और b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से b इज इक्वल्स टू -c होगा, और -c यानी कि +½ तो हमें b और c की वैल्यूज़ पता चल गई, और a की वैल्यू तो पहले ही पता थी हमको 0। अब तीनों ही वैल्यूज़ को, a, b और c तीनों वैल्यूज़ को हम अगर पावर्स में रख देते हैं वहाँ पर t वाली इक्वेशन में, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू k m टू द पावर 0, l टू द पावर ½ एंड g टू द पावर -½ और इसको जब हम लिखेंगे तो हाफ पावर चूँकि अंडर रूट को दिखा रहा है तो t इज इक्वल्स टू k √L/G। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k इज इक्वल्स टू 2π। तो एक्चुअली जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो t इज इक्वल्स टू 2π √L/G होता है। तो इस तरह से हमने डायमेंशंस की सहायता से एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, क्योंकि हमको ये पता है कि कांस्टेंट्स का कोई जो रियल नंबर्स हैं या कांस्टेंट्स हैं उनका कभी कभी डायमेंशंस नहीं होता है, तो हमें एकदम करेक्ट फॉर्मूला नहीं प्राप्त हो पाता। तो डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ खामियां हैं, कुछ दोष। तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो दोष हैं, जो कमियां हैं इसकी, वो ये हैं कि पहला तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी कांस्टेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है
जिसका कोई डायमेंशन नहीं है तो उसे हम उस फॉर्मूले में उसका पता नहीं लगा सकते हैं, उसको फिर हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर्स से ज़्यादा पे डिपेंड करती है, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों से ज़्यादा किसी और चौथी क्वांटिटी पर या 5वीं क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती है, तो हम वो फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इस मेथड से, क्योंकि हम केवल 3 इक्वेशंस बना सकते हैं और एक बार में केवल 3 इक्वेशंस से 3 ही पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम 4 या 5 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड, जैसे कोई अगर टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है या कोई क्वांटिटी अगर करंट पर डिपेंड कर रही है, तो उसको हम इक्वलाइज करके हम उसका फॉर्मूला नहीं पता कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस मेथड से किसी इक्वेशन में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई टू द पावर्स वाले टर्म्स जो होते हैं, और या फिर कोई लॉगरिदमिक टर्म्स है, लॉग एक्स है, लॉग वाई है, लॉग, इसी तरह के टर्म्स जो हैं, वो टर्म्स हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इसलिए ये वाले टर्म्स जो हैं वो इस डायमेंशनल एनालिसिस में हम इग्नोर करते हैं, हमें इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ दोष हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ जो है फ़ायदे भी हैं कि हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हमको पता होनी चाहिए। तो आगे इसके हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बाद। इसके साथ ही थैंक यू अभी तक के लिए, और इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू बच्चों।